हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम एक विशेष टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है वोल्केनो या ज्वालामुखी। किसकी चर्चा करेंगे? ज्वालामुखी या वोल्केनो की। तो सभी लोग आ जाइए फटाफट से। बिन्नी शर्मा जी, संध्या गुप्ता जी, संगम यादव जी, फैक्टा मेहरा जी, प्रियंका मोदनवाल जी, आप सभी का स्वागत है क्लास में। और जितने भी इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें और इस ज्ञान जो बट रहा है उसको प्राप्त कर सकें। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सबका स्वागत है। रवि शर्मा जी, विक्की सागर जी, गुप्ता जी, बालचंद्र पांडे जी, टिकटॉक फैम जी, सबका स्वागत है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट से। क्या मैं आपको देख रहा हूं? मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है आप तक? मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, फटाफट से बताइए। कुमार अमित जी, कैसे जल गई उंगली? क्या हो गया? चलते हैं। आप कमेंट करके बता रहे हैं सब कुछ पहुंच पा रहा है, आवाज़ साफ है। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, ज्वालामुखी। आज हमें जिस टॉपिक पे चर्चा करनी है वो उस टॉपिक का नाम है वोल्केनो या ज्वालामुखी। और जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी वो विविर या छिद्र है। देखिए, ज्वालामुखी वो विविर या छिद्र है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से, कहां से? पृथ्वी के अंदर से लावा, राख और गैसें, ये सारी की सारी चीजें पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होती हैं, पृथ्वी के धरातल पर प्रस्फुटित होती हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं। ज्वालामुखी वो विविर या छिद्र है, छिद्र का मतलब होल, जिसके माध्यम से लावा, राख व गैसें पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के भूगर्भ से, जियोलॉजिकल पार्ट से पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होती है। उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी एक शब्द आता है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है? ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए, पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के अंदर गैस एवं मैग्मा का बनना, उसका धरातल पर प्रकट होना तथा ठंडा होकर जमना, तीनों चीजें ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। जी, क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंतर्गत? मैग्मा व गैस का बनना, गैसों का पृथ्वी के भूगर्भ में बनना, उनका धरातल पर प्रकट होना, उनका धरातल पर प्रकट होना, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है प्रकट होना, और तीसरी चीज लावा का ठंडा होकर जमना, ये सारी की सारी चीजें ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तीनों चीजें जो है किसके अंतर्गत आती हैं? ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं सबको गुड आफ्टरनून, सबको राधे राधे, जय श्री राम, और सबका क्लास में स्वागत है। अभी अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के अंतर्गत अभी अभी हमने आपको समझाना ही प्रारंभ किया है। हम आपको बता रहे थे कि ज्वालामुखी वो विविर या छिद्र है, वो होल है जिसके माध्यम से पृथ्वी के भूगर्भ से, यानी कि जियोलॉजिकल पार्ट से राख, लावा और गैसें पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होती हैं। उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। एक शब्द है ज्वालामुखी क्रिया,
और ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? 3 चीजें आती हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में मैग्मा व गैसों का बनना, फिर उनका धरातल पर प्रकट होना और लावा का ठंडा होकर जमना। ये तीनों चीजें ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलते इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि शर्मा जी पीजीटी नेट लेवल का कराना। बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उच्च स्तर का हो सके, लेकिन इतना भी उच्च नहीं हो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के जितने भी परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग के ऊपर से निकल जाए। प्रयास ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल का हो, लेकिन सभी स्टूडेंट्स का ख्याल रखेंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कराएंगे सटीक तरीके से कराएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से कराएंगे, आपके दिमाग में उसको सेट करेंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। चलते हैं आगे। तो अब हम ज्वालामुखी की बात की, ज्वालामुखी क्रिया की बात की, और अब हम चर्चा करने वाले हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार विस्फोटक कब होता है। देखिए, ज्वालामुखी का उद्गार उतना ही ज्यादा विस्फोटक होगा जितना मैग्मा में सिलिका की मात्रा होगी। यानी कि अगर ज्वालामुखी के मैग्मा में सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, ज्वालामुखी का उद्गार उतना ही विस्फोटक होगा। क्या है? अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो उद्गार कैसा होगा? विस्फोटक उद्गार होगा, विस्फोटक उद्गार होगा। और ज्वालामुखी के मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम है तो इसका उद्गार शांत होगा, यानी कि शांत उद्गार होगा। क्या होगा? शांत उद्गार होगा। यानी कि सिलिका की मात्रा पर डिपेंड करता है कि ज्वालामुखी का उद्गार कितना तीव्र होने वाला है। क्या है? ज्वालामुखी का उद्गार कितना तीव्र होने वाला है, यह डिपेंड करता है ज्वालामुखी के मैग्मा में सिलिका की मात्रा पर। देखिए, यूपी टेट परीक्षा के अंतर्गत इस पोर्शन से, इस ज्वालामुखी नामक चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है। क्या आया है? कि कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, वो किस देश में स्थित है, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया है। और साथ ही न सिर्फ यूपी टेट, सुपर टेट इत्यादि, सी टेट या अन्य एजुकेशनल एग्जाम्स जितने भी होते हैं, उनमें से इस टॉपिक में ज़्यादातर ज्वालामुखियों के विश्व वितरण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ज्वालामुखी, ज़्यादातर जो फेमस ज्वालामुखी जो है वो किस देश में है, कौन से महाद्वीप में, इत्यादि प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी कहां पाया जाता है, चिम्बरेजू कहां पाया जाता है, और मियाना कहां पाया जाता है, स्ट्रोम्बोली कहां पाया जाता है, इत्यादि प्रकार के क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम ज्वालामुखियों के थोड़े से प्रकार की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने चर्चा की कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, और ज्वालामुखी में विस्फोटक उद्गार का कारण क्या है। ये 3 चीजें हमने समझी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। यानी कि जितना विस्फोटक उद्गार है उससे धीरे धीरे कम हो, तो 4 प्रकार के ज्वालामुखी विश्व में देखने को मिलते हैं। देखिए, उद्गार के आधार पर, उद्गार का मतलब क्या है? इजेक्शन, यानी कि जब ज्वालामुखी के दौरान जब लावा निकलता है तो उसको कहते हैं उद्गार। तो उद्गार के आधार पर कितना विस्फोटक है, कितना शांत है, इसके आधार पर ज्वालामुखियों को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला प्रकार है आपका पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी या पीलियन लाइक वोल्केनो, पीलियन लाइक वोल्केनो। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, वोल्केनो लाइक वोल्केनो,
तुल्य ज्वालामुखी। इसका जो तीसरा प्रकार है वो है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, तुल्य ज्वालामुखी। और इसका जो चौथा प्रकार है वो है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन लाइक वोल्केनो, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। यानी कि अगर हम उद्गार की बात करें तो ज्वालामुखी 4 प्रकार के हैं विस्फोटक उद्गार के आधार पर। देखिए, सबसे ज्यादा विस्फोटक उद्गार यानी कि जब लावा या मैग्मा निकलता है तो सबसे तीव्र विस्फोट के साथ जिस ज्वालामुखी में निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? पिलियन लाइक वोल्केनो। क्या? पिलियन लाइक वोल्केनो। वोल्केनो लाइक वोल्केनो में पिलियन लाइक वोल्केनो से कम विस्फोटक उद्गार होता है। उसके बाद स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो है उसमें वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी से भी कम विस्फोटक उद्गार होता है। और सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी जो है वो हवाईयन लाइक वोल्केनो है। यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं सीधे सीधे। पहला, सबसे ज्यादा विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन से हैं? तो पिलियन लाइक वोल्केनो है। कौन से? पिलियन लाइक वोल्केनो है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन से हैं? तो हवाईयन लाइक वोल्केनो। कौन से? हवाईयन लाइक वोल्केनो। अब इनकी चर्चा करते हैं कि ये आते कहां कहां पर हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे, है ना। तो हमने आपके सामने 4 प्रकार के ज्वालामुखी बताए विस्फोटक उद्गार के आधार पर। पहला हमने बताया पिलियन लाइक वोल्केनो, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। अगर हम पिलियन तुल्य ज्वालामुखी या पिलियन लाइक वोल्केनो की चर्चा करें तो जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है, पिलियन लाइक वोल्केनो है, उसमें सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होते हैं। यानी कि सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार यानी कि इजेक्शन सबसे ज्यादा तीव्र, सबसे तीव्र ब्लास्ट के साथ होता है। लावा का जो इजेक्शन पृथ्वी के अंदर से धरातल पर होता है वो बहुत तीव्र विस्फोट के साथ होता है। किसमें? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में, जो अन्य ज्वालामुखियों से सबसे ज्यादा तीव्र उद्गार है। इसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन जाने कि ये पिलियन तुल्य ज्वालामुखी विश्व में कहां आते हैं, तो देखिए कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में, मार्टिनिक द्वीप में, स्थित माउंट पीली में इस प्रकार के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। यानी कि माउंट पीली एक जगह है जो मार्टिनिक द्वीप में और कैरेबियन सागर में स्थित है, और इसमें विश्व में सबसे ज्यादा विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी आते हैं, जिसको हम कहते हैं पिलियन लाइक वोल्केनो। एक बार मैं नक्शे पे जरूर आपको दिखाऊंगा इस चीज को। देखिए, नक्शे पर देखने का प्रयास करेंगे। ये भारत का, ये विश्व का नक्शा आपके सामने, और इस नक्शे में आप देखिए जो कैरेबियन सागर है वो इस जगह पर है। ये रहा कैरेबियन सागर। कौन सा है? ये कैरेबियन सागर है। और कैरेबियन सागर में मार्टिनिक द्वीप है, और मार्टिनिक द्वीप के अंदर ही एक पर्वत है माउंट पीली, और उस माउंट पीली नामक जगह पर विश्व में सबसे ज्यादा तीव्र विस्फोट के साथ ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन से हैं, तो उसका नाम है हवाईयन लाइक वोल्केनो। कौन से? हवाईयन लाइक वोल्केनो। तो हवाईयन लाइक वोल्केनो की भी चर्चा करते हैं। देखिए, इसके बाद सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी हमने कौन से बताए थे? हवाईयन लाइक वोल्केनो, हवाईयन लाइक वोल्केनो, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। देखिए, इनकी बात करें तो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी विश्व में सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं। सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं।
सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी हैं। अच्छा, ये पाए कहाँ जाते हैं? हवाईयन लाइक वोल्केनो कहाँ पर आते हैं? इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो हवाई द्वीप जो किस देश का हिस्सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये कहाँ पर स्थित हैं? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। इसमें जो है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इनमें सिलिका की मात्रा सबसे कम होती है। क्या? सिलिका की मात्रा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। सिलिका की मात्रा सबसे कम किसमें होती है? हवाईयन तुल्य ज्वालामुखियों के दौरान। और सबसे ज्यादा सिलिका की मात्रा किसके दौरान होती है? पिलियन लाइक वोल्केनो के दौरान। इसीलिए पिलियन लाइक वोल्केनो सबसे ज्यादा तीव्र विस्फोटक उद्गार वाले होते हैं और हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं। अब हम हवाईयन लाइक वोल्केनो की बात करें तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं विश्व के मैप पर कि हवाई द्वीप विश्व में कहाँ पड़ते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर है, ये वाला महासागर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये रहा, देखिए। और प्रशांत महासागर के बीचों बीच में ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से द्वीप हैं? ये हवाई द्वीप। और हवाई द्वीपों में ही किस प्रकार के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं? हवाईयन लाइक वोल्केनो। और हवाईयन लाइक वोल्केनो विश्व में सबसे शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं। चलते हैं अब सीधे अपने टॉपिक की ओर, मेन टॉपिक की ओर, और आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा सबसे ज्यादा शांत उद्गार कहाँ होते हैं और सबसे ज्यादा तीव्र उद्गार कहाँ होते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के बताए हमने? 4 प्रकार के। अब हम सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों की चर्चा करने वाले हैं। किसके आधार पर? सक्रियता के आधार पर, एक्टिवनेस के आधार पर। और ये समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण हो रहा है। यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछने को मिलते हैं आपसे। अब जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो बड़ी गंभीरता के साथ इसको देखिएगा, यहां से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। यहां मैं अब उदाहरण देने वाला हूं। अब मैं इस ज्वालामुखियों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी। पहला ज्वालामुखी किस प्रकार का होता है? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वोल्केनो। दूसरा प्रकार का ज्वालामुखी होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। और सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? डोरमेंट वोल्केनो। और अगर हम तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी की बात करें तो वह है मृत ज्वालामुखी, यानी कि डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। 3 प्रकार सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करिए कि जिस प्रकार से व्यक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, मानव या आदमी की 3 अवस्थाएं होती हैं। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो हम सक्रिय अवस्था में हैं। इसके बाद मैं घर जाकर सो जाऊंगा, यानी कि मैं सुषुप्त अवस्था में हूं। सुषुप्त अवस्था का मतलब यह है कि वर्तमान में मैं एक्टिव नहीं हूं, लेकिन कल सवेरे मेरे एक्टिव होने की पूर्ण संभावना है। और तीसरी स्टेज वो आएगी जिसमें मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा, यानी कि न तो एक्टिव रहूंगा और न भविष्य में एक्टिव होने की कोई संभावना रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा कि मैं मर चुका हूं, डेड हो चुका हूं। तो इसी प्रकार ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वोल्केनो की, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखियों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इनके उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे भैया। तो सक्रिय ज्वालामुखियों की चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी,
अर्थात एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो की चर्चा होने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी की, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? वे ज्वालामुखी जो जिनसे सदैव लावा या मैग्मा निकलता रहता है, लावा या मैग्मा के उद्गार होते रहते हैं, वो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे जिस समय हम बिल्कुल सक्रिय एक्टिव अवस्था में हम इस समय वर्क कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार उन ज्वालामुखियों से लावा निकलता रहता है। विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी होते क्या हैं? जिनसे सदैव लावा प्रकट होता रहता है। कहने का मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से लावा सदैव निकला करता है, उनको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या विश्व में कितनी है? 500, कितनी? 500 के आसपास सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इनके उदाहरणों की अब हम चर्चा करने वाले हैं, और ये जो उदाहरण हैं इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। ये विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है वो यही है। इनको आप किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखियों की अब हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो कहां पड़ता है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है। और ये देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। एक क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो। देखिए, इटली के लिपारी द्वीप में स्थित है ये, और ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि भूमध्य सागर का जो अंधेरा है रात्रिकालीन, उस अंधेरे को, इसमें चूंकि लगातार लावा का स्राव होता रहता है, लावा लगातार निकलता रहता है, आग निकलती रहती है, इसके कारण भूमध्य सागर में हमेशा चमकता रहता है, उसको प्रकाशित करता रहता है। इसी कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को मैं आखिर में महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत आपको लिखाऊंगा जो ज्वालामुखियों के संबंध में मैं यहां पर बता रहा हूं। दूसरा महत्वपूर्ण ज्वालामुखी माउंट एटना। माउंट एटना ये भी इटली देश में स्थित है, और इटली देश की स्थिति भूमध्य सागर में ही पड़ती है। इसके बाद कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित इक्वेडोर देश में स्थित है। किसमें? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित इक्वेडोर देश में स्थित है। और ये विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। आपकी यूपी टेट परीक्षा में अब तक इसी ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में, किस पर्वत पर मौजूद है? तो उस महाद्वीप का नाम है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, देश का नाम है इक्वेडोर, और पर्वत का नाम है एंडीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कौन सा? कोटोपैक्सी। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5897 मीटर। 5897 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की, जो इक्वेडोर देश में पड़ता है। इसके बाद हम बात करें माउंट एरकस। माउंट एरकस ये अंटार्कटिका में है। ये अंटार्कटिका में है। इसके बाद बैरेन। बैरेन बैरेन भारत का ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में मिलता है। अंडमान निकोबार
अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस देश में? भारत। और भारत की स्थिति किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। ये विश्व के कुछ फेमस सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनके अलावा कुछ सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम और मैं लिखने वाला हूं, इनको जल्दी से फटाफट से आप नोट करिए, एकदम से जल्दी फटाफट करिएगा। तो स्ट्रोम्बोली क्या है? जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कोटोपैक्सी क्यों इंपॉर्टेंट है? कि विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और बेरेन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। चलते हैं कुछ और सक्रिय ज्वालामुखियों की चर्चा करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलेडो। ओजस डेल सलेडो ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे आता है कोटोपैक्सी, पहले नंबर पे कौन सा है? ओजस डेल सलेडो। ये स्थित कहां है? चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही। और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई है 6893 मीटर। कितनी? 6893 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? ओजस डेल सलेडो की, जो चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किलायू। किलायू ये ज्वालामुखी भी सक्रिय है और हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप किसका हिस्सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रशांत महासागर में स्थित है। और विश्व में किलायू जो है विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि इसमें हर समय लावा निकलता रहता है, अत्यधिक मात्रा में लावा निकलता रहता है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पूरे विश्व का कौन सा है? किलायू। वो किस द्वीप में स्थित है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप किसका हिस्सा है? यूएसए का। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इनसे सक्रिय ज्वालामुखियों से, मोना लोआ। और मोना लोआ नामक ज्वालामुखी भी कहां स्थित है? हवाई द्वीप में। और ये हवाई द्वीप में स्थित है, यूएसए का ही पार्ट है हवाई द्वीप। और ये संसार का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, और एक सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। यानी इसमें लावा ज्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, और इसका जो क्रेटर है, इसका जो मुख है, इसका जो होल है मोना लोआ का, वो संसार के अन्य ज्वालामुखियों के अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और मेरी यह भी आशा है कि इन जो सक्रिय ज्वालामुखियों के मैंने उदाहरण बताए, इनसे बाहर शायद एग्जाम में जाने वाला नहीं है। क्या? इनसे बाहर एग्जाम में जाने वाला कतई नहीं है। चलिए फटाफट से क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए जबरदस्त मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ी सी मेहनत गुरुजी के लिए कर लीजिए। चलते हैं, अब हम चर्चा करने वाले हैं सुषुप्त ज्वालामुखियों की। किनकी? सुषुप्त ज्वालामुखियों की। दूसरे प्रकार है ये ज्वालामुखियों का, सुषुप्त ज्वालामुखी। और सुषुप्त ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोरमेंट वोल्केनो। क्या? डोरमेंट वोल्केनो, यानी कि वे ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान समय में लावा का उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में जिनसे लावा के उद्गार की पूर्ण संभावना है, वे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? डोरमेंट वोल्केनो। क्या कहलाते हैं? डोरमेंट वोल्केनो या सुषुप्त ज्वालामुखी। और यहां से भी क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? यानी कि उदाहरणों से, जिनसे वर्तमान में लावा का उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की पूर्ण संभावना है।
ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की बहुत शिकायत रहती थी, गुरुजी एक एक चीज लिख के बताओ। अब गुरुजी ने लिखना भी शुरू कर दिया। खुश रहो आप, हर तरीके से समझने का प्रयास करिए आप। चलती हैं अब इनके उदाहरणों की चर्चा करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। इनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन ये परिभाषा नहीं है, इनका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है इनका विश्व वितरण, इनके उदाहरण। देखिए अगर हम इनके उदाहरणों की चर्चा करें तो देखें, विशुवियस, और विशुवियस किस देश में? इटली में। माउंट विशुवियस, क्राकाताओ, क्राकाताओ इंडोनेशिया में। अभी हाल ही में इस क्राकाताओ में, इंडोनेशिया में स्थित क्राकाताओ में कुछ सक्रियता के लक्षण देखने को मिले। इसके बाद माउंट फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा, और माउंट फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। और एक सुषुप्त ज्वालामुखी भारत में भी है जिसका नाम है नारकोंडम, और नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार, भारत। अंडमान निकोबार, भारत। यानी कि मैंने यहाँ पर आपके सामने विश्व जो सुषुप्त ज्वालामुखी हैं उनके परिभाषा आपको बताई, और साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि परिभाषा इस टॉपिक का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। इस टॉपिक का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो इन ज्वालामुखियों के विश्व वितरण है, इनका उदाहरण है। और इनके 4 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। विशुवियस, माउंट विशुवियस इटली देश में स्थित है, क्राकाताओ इंडोनेशिया में स्थित है, माउंट फ्यूजियामा जापान में स्थित है, और नारकोंडम भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा आप। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी की चर्चा हमें करनी है, और तीसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी है वो है मृत ज्वालामुखी। कौन सा? मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इनकी चर्चा करनी है। देखिए वे ज्वालामुखी जिनसे न तो वर्तमान में लावा का उद्गार हो रहा है और ना ही भविष्य में लावा के उद्गार की कोई संभावना है, उन ज्वालामुखियों को डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। यह क्या है? न तो वर्तमान में उद्गार हो रहा है, उद्गार हो रहा है, और ना ही भविष्य में होने की कोई संभावना है। तो ऐसा ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऐसा ज्वालामुखी कहलाता है मृत ज्वालामुखी, यानी कि डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। यहां भी सबसे इंपॉर्टेंट ये परिभाषा नहीं है, यहां भी सबसे इंपॉर्टेंट है इसके उदाहरण और इनका विश्व वितरण। देखिए अगर इनके उदाहरणों की चर्चा करें तो बहुत सारे उदाहरण मृत ज्वालामुखियों के भी हैं विश्व में। देखिए पहला माउंट देमबंद, दूसरा कोह सुल्तान, तीसरा अकांकागुआ, चौथा माउंट किलिमंजारो, इसके बाद पांचवा माउंट केन्या, इसके बाद छठवां माउंट चिम्बराजो, और सातवां उदाहरण है माउंट पोपा।
माउंट पोपा। ये 7 उदाहरण मैंने आपको बताए किसके, मृत ज्वालामुखी के। माउंट देवबंद और कोह सुल्तान दोनों ईरान देश में पड़ते हैं। किस में पड़ते हैं? ईरान देश में पड़ते हैं। अकांकागुआ अर्जेंटीना देश में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप का। माउंट केन्या केन्या देश में स्थित है। माउंट चिम्बराजो इक्वेडोर देश में स्थित है। माउंट पोपा म्यांमार देश में स्थित है। तो ये विश्व के कुछ मृत ज्वालामुखी है। 7 मृत ज्वालामुखियों के उदाहरण मैंने आपको बताए। 7 ज्वालामुखी काफी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। इन 7 के नाम आप नोट कर लीजिए फटाफट से, देर न करिएगा। काफी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, आप भी मेहनत करिए अपने भविष्य को बनाने के लिए। और कोई भी विद्यार्थी, ध्यान रखिए, कोई भी विद्यार्थी एग्जाम की डेट को लेकर चिंतित ना हो। एग्जाम जब आता है तो खटाक से आ जाता है, हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि अभी से आप तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। आप मान के चलिए कि 1 महीने बाद ही यूपी टेट की परीक्षा है, इसीलिए 1 महीने का लक्ष्य रख के आप यूपी टेट के लिए पूर्ण रूप से तैयार होते रहिए। और परीक्षा चाहे जब आ सकती है, बस हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या होगा? मिलने का मजा भी आएगा। यानी कि यूपी टेट की परीक्षा निश्चित तौर पर आएगी, बहुत जल्द आएगी। आप अपनी तैयारी करते रहिए, जब आपका सिलेक्शन होगा तो बहुत आनंद आने वाला है। गुरुजी को बहुत धन्यवाद दोगे, आत्मा से दुआ निकलेगी और वो दुआ ही मुझे आगे बढ़ाएगी। मैं उस दुआ के लिए ही मोहताज हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विश्व में कहां पर आते हैं। देखिए, 2 बेल्ट, एक पर प्रशांत महासागरीय मेखला, पर प्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट, जो विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप की बेल्ट है। इसमें विश्व के लगभग 63% ज्वालामुखी और भूकंप देखने को मिलते हैं। अर्थात प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर, क्या? प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप देखने को मिलते हैं। और दूसरी इसकी बेल्ट है मध्य महाद्वीपीय मेखला। और मध्य महाद्वीपीय मेखला, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के केप वर्डे द्वीप से शुरू होती है और हिमालय पर्वत को शामिल करते हुए पर प्रशांत महासागरीय मेखला में मिल जाती है। और विश्व के लगभग 21% भूकंप और ज्वालामुखी इस मेखला में देखने को मिलते हैं। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी हमें आप समझाइए कि नक्शे पर ये 2 मेखलाएं कहाँ हैं। नक्शे पर समझाते हैं इसको, वैसे आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा। देखिए, अगर हम नक्शे को देखें, आपके सामने में नक्शा, विश्व का नक्शा आपके सामने कर दिया है। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, आधा प्रशांत महासागर इस तरफ है और आधा प्रशांत महासागर इस तरफ है। आप कहेंगे 2 हिस्से क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी गोल है और ये मैप चौकोर है। जब ये पृथ्वी गोल होगी, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब मिलेंगे तो प्रशांत महासागर पुनः एक हो जाएगा। अब हमने बात क्या की? सरकम पैसिफिक बेल्ट की, यानी कि पर प्रशांत महासागरीय मेखला की। देखिए, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, यानी कि रॉकीज और एंडीज पर्वत पर प्रशांत महासागरीय मेखला के अंतर्गत आ रहे हैं। इसमें कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इक्वाडोर, पेरू, चिली,
इत्यादि देश आ रहे हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा, मैं नाम भी लिख दिए हैं। इसके बाद दूसरी तरफ अगर प्रशांत महासागर के दूसरे हिस्से में देखें तो दूसरा हिस्सा ये है, ये वाला सटा हुआ, और इसमें कौन कौन से भाग आ रहे हैं? साइबेरिया, जापान, तीसरा चीन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे हिस्से किस में आ रहे हैं? पर प्रशांत महासागरीय मेखला में। अगर हम पर प्रशांत महासागरीय मेखला के अंतर्गत देशों की बात करें तो देखिए कौन कौन से देश आ रहे हैं? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इक्वेडोर, पेरू, चिली, और इस तरफ देखेंगे रूस का साइबेरियाई भाग, जापान, चीन, ताइवान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस भी यही है। तो ये सारे के सारे देश पर प्रशांत महासागरीय मेखला का ही हिस्सा हैं। और पर प्रशांत महासागरीय मेखला क्या है? प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर स्थित मेखला। इसके बाद दूसरी बेल्ट की बात करते हैं, और दूसरी बेल्ट आपकी जो है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सी? मध्य महाद्वीपीय पेटी। और मध्य महाद्वीपीय पेटी की अब हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के केप वर्डे से शुरू होती है। केप वर्डे से शुरू होकर देखिए भूमध्य सागर होते हुए, फिर इसके बाद काकेशस पर्वत होते हुए आगे बढ़ेगी, आगे बढ़कर इसको मिलेगा हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत होते हुए पुनः वही पर प्रशांत महासागरीय मेखला, ये रही पर प्रशांत महासागरीय मेखला में ये मिल जाएगी। आपका भारत देश जो इस जगह पर है वो किस में? मध्य महाद्वीपीय पेटी। किस में? मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी सरकम पैसिफिक बेल्ट का हिस्सा है। तो सॉरी, सरकम पैसिफिक बेल्ट नहीं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का हिस्सा है। भारत किसका हिस्सा है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का। ये बेल्ट शुरू कहां से होती है? केप वर्डे द्वीप से, फिर भूमध्य सागर, काकेशस पर्वत, आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत होते हुए सीधे किसमें मिलती है? पर प्रशांत महासागरीय मेखला में। और विश्व के लगभग 21% भूकंप और ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय मेखला में आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ज्वालामुखी टॉपिक के अंतर्गत, उन महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि एग्जामपुर में तो केवल रिवीजन होता है, तैयारी तो हम कर चुके। अब उन तैयारी कर चुके स्टूडेंट से कुछ सवाल है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा आप। बताइए ज्वालामुखी के दौरान, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? बताइए फटाफट से। अब मैं ज्वालामुखी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा करने वाला हूं जो अक्सर कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप बताइए, जो तैयारी कर चुके हैं वो फिर फटाफट से मुझे बताइए इसका आंसर क्या है कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस रहती है? फटाफट से आंसर दीजिए। और मुझे लगता है जो तैयारी करने वाले हैं वो गायब हो चुके हैं। संदीप सिंह राठौर, यदुवंशी जी, CO2 नहीं है। आपने गलत तैयारी कर ली किसी जगह से। विजय इंस्टीट्यूट जी, बिल्कुल गलत है CO2। देखिए ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस है जलवाष्प, वाटर वेपर। कौन सी? जलवाष्प नंबर 1 पर आती है। जितनी भी गैसें निकलती हैं उनमें लगभग 70% हिस्सा जलवाष्प का ही होता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है CO2 तथा SO2। ये दोनों गैसें दूसरे नंबर पर आती हैं किसके बाद? जलवाष्प के बाद। तो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा इन चीजों को, गलत चीज मत पढ़ लीजिएगा कहीं। चलिए सिलिका, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सिलिका गैस नहीं है रवि शर्मा जी।
सिलिका को गैस मत समझिए, आप गलत बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, अगर हम दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चलें तो एक क्वेश्चन बड़ा आता है, एक क्वेश्चन ज्वालामुखी से बड़ा आने लग गया है वर्तमान समय में। प्यूमिस क्या होता है बताइए। जो फटाफट से जो तैयारी कर चुके लोग हैं, अब उन्हीं से मैं पूछ रहा हूं जो तैयारी कर चुके हैं। यदुवंशी जी कहां चले गए, जल्दी फटाफट बताइए प्यूमिस क्या है। देखिए प्यूमिस पत्थर हैं जो किस पे तैरते हैं, पानी पे तैरने वाले, पानी पर तैरने वाले टुकड़े क्या कहलाते हैं, प्यूमिस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका घनत्व तो पानी के घनत्व से भी कम होता है। इनका घनत्व या डेंसिटी पानी से कम होता है, इसीलिए होता है, इसीलिए ये क्या है, पानी पर तैरते हैं। ऐसे टुकड़े क्या कहलाते हैं, प्यूमिस। क्या कहलाते हैं, प्यूमिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एसएससी इत्यादि परीक्षाओं में इनको पूछा गया है। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं, तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं, सॉरी प्रश्न पर नहीं, तीसरे पॉइंट की बात करें तो लैपिली क्या होते हैं। बोलिए फटाफट से। जो कह रहे थे अभी एग्जाम्पल में तो हम केवल और केवल रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी तो कर चुके, और जो तैयारी कर चुके हैं केवल उन्हीं से मैं पूछ रहा हूं आपसे। लैपिली क्या होते हैं बताइए फटाफट से। देखिए मटर जैसे टुकड़े किसके, पत्थरों के, वो क्या कहलाते हैं, लैपिली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लैपिली कहलाते हैं। ज्वालामुखी चैप्टर के अंतर्गत ये अक्सर कर पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब क्या लैपिली क्या है, मटर जैसे टुकड़े, छोटे छोटे दानेदार टुकड़े, अखरोट मटर जैसे टुकड़े लैपिली कहलाते हैं पत्थर के। इसके बाद फिर अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है ये बताना है आपको। देखिए इसमें नंबर 1 पर आ जाता है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो जो कहां पर है, चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर। कहां पर, चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर। और चिली अर्जेंटीना बॉर्डर कहां पर है भैया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6893 मीटर। कितनी, 6893 मीटर है इसकी ऊंचाई। दूसरे नंबर पे अगर हम चलें तो फिर मिलता है कोटोपैक्सी। कौन सा, कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी किस देश में, इक्वाडोर देश में। और इक्वाडोर देश में स्थित कोटोपैक्सी की ऊंचाई कितनी है, 5897 मीटर। कितनी, 5897 मीटर किसकी ऊंचाई है, कोटोपैक्सी की, जो कहां पे पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वत पर स्थित इक्वाडोर देश में। चलिए इसको भी आप कर लीजिए फटाफट से। देखिए इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं विश्व का, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। लिखते चलिएगा मेरे साथ। और जो स्टूडेंट अभी कह रहे थे कि हम तो पहले तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम पर में रिवीजन कर रहे हैं, आपके लिए ये पॉइंट है, आपको कराए गए हैं कि नहीं ये मुझे बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। अभी अभी हमने चर्चा की थी, विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू। कौन सा, किलायू। और किलायू कहां पड़ता है, हवाई द्वीप यूएसए में। हवाई द्वीप यूएसए में। यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सीधे सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं जो ज्वालामुखी एग्जाम, जो ज्वालामुखी से संबंधित एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है,
सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भाई? और सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ। कौन सा? मोना लोआ। और मोना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ पड़ते हैं? यूएसए में। कहाँ पड़ते हैं? यूएसए में। यानी कि सबसे ज्यादा जो ज्वाला लावा निकल रहा है वो किस में निकल रहा है? केलायु में। और आकार की दृष्टि से क्रेटर या मुख किसका बड़ा है? मोना लोआ का। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच अंतर समझते चलिएगा आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हुए। इसके बाद एक पॉइंट और हम आपको बताएंगे फटाफट से। अब हम बात करेंगे कि विश्व एक क्वेश्चन आता है पीसीएस लेवल पर ज्वालामुखी परीक्षा से, वो सॉरी ज्वालामुखी टॉपिक से। क्या क्वेश्चन आता है? देखिएगा कि विश्व में कौन सी जगह पर ज्वालामुखियों के उद्गार नहीं होते? विश्व में कहां ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? ज्वालामुखी के उद्गार नहीं होते हैं। कहां होते हैं भैया? कहां नहीं होते हैं? फटाफट से बताइए। जो पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट से बता दीजिए। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। किसी की आवाज तो नहीं निकल रही? बाल्टिक सागर में। कहां पर? बाल्टिक सागर में। और बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार क्यों नहीं होते हैं? यह किसी किताब में नहीं मिलेगा। अगर टीचर ने बता भी दिया हो कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, पीसीएस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, उससे पूछ के कॉपी करके बता दिया होगा, बताया भी होगा, लेकिन क्यों नहीं आते हैं ये बता दिया है क्या? देखिए, अगर हम बात करें नक्शे पर, देखिए बाल्टिक सागर कहां है। अगर हम बात करें बाल्टिक सागर की, तो बाल्टिक सागर देखिए इस जगह पर है। और बाल्टिक सागर में ज्वालामुखियों के उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखियों के उद्गार इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये किसी भी प्लेट के आसपास स्थित नहीं है। अगर ये प्लेट ही किनारों के आसपास स्थित होता तो यह ज्वालामुखी जरूर आते। यूरेशियन प्लेट ये है और अफ्रीकन प्लेट ये है, और अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेटों के मिलन बिंदु से थोड़ा सा अंदर है ये, और अंदर होने के कारण यह ज्वालामुखी के उद्गार देखने को नहीं मिलते। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सिविल लेवल का प्रश्न बता दिया मैंने आपको। आप कह रहे थे पीजीटी की तैयारी कराना, मैं सीधे आईएएस लेवल पे पहुंचा दिया है। चलते हैं। तो कहां पर ज्वालामुखी के उद्गार नहीं होते? बाल्टिक सागर में। अब मन तो कर रहा है कि आपको मैं एक टेबल और करा दूं मिसलेनियस की, लेकिन समस्या यह है कि टाइम हो गया है। मेरे जो दूसरे सर हैं वो आ चुके हैं, इसलिए आज की क्लास को मैं यही ख़त्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ जो है आपको समझ में आई होगी। चलो तो फिर हम करा ही देते हैं, एक मिसलेनियस की टेबल करा देते हैं आपको। मेरा मन करता है कि मैं आपको जल्द से जल्द सेलेक्ट करवा दूं। जो सपने मैंने देखे थे वो कुछ अधूरे रह गए, लेकिन आपके सपने अधूरे न रहे, इतना मेरे पूरी तल्लीनता के साथ अभिलाषा रहती है। आगे से आदेश हो जाता है कि 3:50 हो गए, आप छोड़ दीजिए, दूसरे टीचर को आना है, लेकिन मुझे छोड़ने का मन नहीं करता यार, पता नहीं क्या चक्कर है। आज एक टेबल और कर लूं। देखिए, सममान रेखा एक तरफ आप डालिएगा, सममान रेखा। अब हम मिसलेनियस की बात कर रहे हैं। ज्वालामुखी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। और समान रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोप्लेट्स। आइसोप्लेट्स। और दूसरी तरफ आप डालेंगे अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन। देखिए, एक चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं, इससे अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करिएगा। ये पृथ्वी का ग्लोब है, और पृथ्वी के ग्लोब पर अगर कुछ चीजें समान हैं, मान लीजिए ए, बी और सी, 3 स्थान मैंने बनाए,
तीनों स्थानों पर वायुदाब समान है, क्या एयर प्रेशर समान है। तो इन तीनों स्थानों को मिलाने के लिए अगर मैं कोई इमेजिनरी लाइन खींचूंगा तो वो इमेजिनरी लाइन क्या होगी, सममान रेखा होगी, आइसोप्लेथ होगी। ठीक इसी प्रकार से संबंधित कुछ आइसोप्लेथ्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आइसोबार, आइसोहेलाइन, आइसोसीस्मल लाइन, होमोसीस्मल लाइन, आइसोहाइड्स, आइसोहाइब्स इत्यादि बहुत सारी सम्मान रेखाएं जिनसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे पुटअप होते हैं। देखिए पहली है आइसोबार, आइसोबार। और आइसोबार क्या काम करती है, पृथ्वी के ग्लोब पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है भाई, आइसोबार। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आइसोबार क्या है, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। इसके बाद आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन ये क्या है, समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाती है, समान लवणता वाले, लवणता मतलब खारापन, समुद्री नमक में जितना खारापन होता है उसको, देखिए समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है आइसोहेलाइन रेखा। समुद्र में अगर हम जाएं तो विभिन्न स्थानों पर खारापन कहां कहां समान है ये देखेंगे, और जहां जहां समान होगा उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाएगी। तीसरा पॉइंट आइसोबात, आइसोबात, आइसोबात क्या है, समान सागरीय गहराई, समान सागरीय गहराई। अगर हम बात करें कि विश्व में समान गहराई पर स्थित क्षेत्र हैं उनको मिलाने के लिए अगर हम ग्लोब पर काल्पनिक रेखा खींचें तो वो रेखा क्या कहलाएगी, आइसोबाथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आइसोबाथ कहलाएगी। चलते हैं अगले उस पे, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं भाई। इसके बाद आइसोबाथ के बाद हम बात करेंगे आइसोहाइड्स की, आइसोहाइड्स। और आइसोहाइड्स किस चीज को मिलाती है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को, समान वर्षा वाले क्षेत्र। यानी कि विश्व में जहां जहां वर्षा समान होती है, समान सेंटीमीटर वर्षा होती है, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइड्स कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसोहाइड्स कहलाती है। इसके बाद आइसोहाइब्स, आइसोहाइब्स या कंटूर रेखा, या कंटूर रेखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा इसको। कंटूर रेखा से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसने मुझसे सीधे सीधे पूछ लिया कंटूर रेखा क्या होती है, मैं भूल गया। तो ध्यान रखिएगा आइसोहाइब्स बोलते हैं इसको। और समुद्री सतह से समान ऊंचाई की रेखा है ये, समुद्री सतह से समान ऊंचाई, समुद्री सतह से समान ऊंचाई की रेखा है। अगर समुद्री सतह से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो आइसोहाइब्स या कंटूर रेखा कहलाएगी। एक रेखा और जल्दी देख लो, आइसोसीस्मल लाइन, आइसोसीस्मल लाइन। और आइसोसीस्मल लाइन क्या करती है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाती है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाती है। और एक पॉइंट और रह गया, बस उसको और देख लो आप फटाफट से, इसके बाद ये टेबल पूरी हो जाएगी। और वो है होमोसीस्मल लाइन, होमोसीस्मल लाइन। और होमोसीस्मल लाइन क्या करती है, समान समय में भूकंप जहां आता है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा।
वाली रेखा। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत आनंददायक रही होगी, बहुत यूजफुल रही होगी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने को मिले होंगे। ज्वालामुखी टॉपिक में पूरी जान डाल दी है मैंने। आईएएस, सिविल, एसएससी, जितने भी एग्जाम्स में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं सब डाल दिए। यूपी टेट परीक्षा में जो एक प्रश्न आया वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं इससे बाहर जाने वाला नहीं है ज्वालामुखी अगर टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में आ गया तो, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, कल फिर एक धांसू टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।